तो आपने 4 मिनट का वीडियो अगर पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पूरे क्वेश्चन क्या थे और उसके बाद किन किन क्वेश्चनों पे टिक लगा है। डायरेक्ट टिक लगा हुआ क्वेश्चन दिखाता तो पूरे क्वेश्चनों पे टिक लगा है तो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैंने आपको पूरे PDF का क्वेश्चन दिखाया है और फिर आंसर टिक लगा करके जो मैंने बनाया था वो आपको दिखाया है। अब फिर भी आपको बताना ज़रूरी होता है कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी किसी यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन है तो कम से कम उसमें 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आना तो एग्ज़ाम में केवल 2 ठो है अथवा में, तो ऐसे में वो 2-2 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं ये आप सभी को जानना ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी यूनिट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जिसको यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, फिर साल चाहे 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, वो मैंने आपको पूरा बताया है इस वीडियो के माध्यम से। अब थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यूनिट 1 में लिखा है भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा।
संगठन एवं महत्व। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कि व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, नीचे आपको दिख रहा होगा, व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख घटकों को या महत्व या लक्षणों को समझाइए, जो लिखा है। इसको देखिए सारे यूनिवर्सिटी पूछती है, क्योंकि यही वो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक पर्यावरण को आपको समझना होता है। बाह्य या आंतरिक घटक जो होते हैं, जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको जानना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बुक बना है ना व्यावसायिक पर्यावरण, वो इसीलिए बना है ताकि आप व्यवसाय के पूरी वातावरण को समझ सकिए। तो वो पहला क्वेश्चन जो उसके वातावरण को समझाता है, वो ये स्वयं है। अब आपको ये देखना है कि पिछले साल 22 में आपकी यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है कि नहीं, नए परीक्षा बोर्ड से। अगर पूछा होगा तो मत पढ़ना, नहीं पूछा होगा तो ज़रूर पढ़ लेना, एक इसमें से आना ज़रूरी होता है। अब आप देख सकते हैं बिलासपुर ने पूछा है, सरगुजा ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, बस्तर ने, दुर्ग ने, फिर से बिलासपुर ने, सरगुजा ने, फिर से सरगुजा, फिर से बस्तर, फिर से बिलासपुर। तो हर यूनिवर्सिटी बार बार पूछ रही है, हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मैं बोला हूँ ना, ये आधारभूत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको पिछले साल का नहीं पता आया है कि नहीं, और मेरे ख्याल से पिछले साल को भी महत्व नहीं दे रहे, अपने मन से इस बार छाँट रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। भारत में पूंजी निर्माण कम होने के कारण को बताइए, या पूंजी विनियोग क्या होता है इसको समझाइए। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है और मेरे टाइम में भी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समस्या ये भी है। अब मैं आपको ऐसे बताते जाऊँगा तो मैं खुद 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता दूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा, इसको मैं फुल गारंटी तो नहीं दे सकता आएगा कि नहीं, लेकिन आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मेरे टाइम में आया है। ये जो पूंजी विनियोग है, आपको क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि जिसके चांसेस है, इनको क्या करना, आप थोड़ा सा इतना पढ़ करके जाना कि ऐसे लिख सको और उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बता सको, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बता सको। अगर इतना आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में अपना नेट ऑफ कर दूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं कि कौन सा है। देखिए अगले जो क्वेश्चन है उसमें आपका राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि सिंपल है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। ये राष्ट्रीय आय क्या है, और भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण, ये तो वैसे मैंने बताया है। तो आप इन दोनों को एक साथ पढ़ना, ठीक लगाने के लिए केवल एक लगा है, लेकिन आपको पढ़ते समय इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय और केवल राष्ट्रीय आय, ये दोनों को पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी टॉप ऑर्डर में बताया, इन्हीं के अथवा में कोई इधर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से एक देना जरूरी है। अब नीचे भी देख लेते हैं, अगर इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो फिर आप नीचे के 3 को पढ़ लेना, है ना। ये मैं कुछ थोड़ी सी सहायता कर सकता हूँ, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है। व्यापार संतुलन को भी पूछती है यूनिवर्सिटी। 19 में बिलासपुर ने पूछा है, 19 में रविशंकर ने भी पूछा है, रविशंकर ने 20 में भी पूछा है, दुर्ग ने 21 में पूछा है, सरगुजा ने भी 21 में पूछा है। तो देखो यहाँ पर रायपुर की यूनिवर्सिटी, बिलासपुर की यूनिवर्सिटी साथ साथ चल रही है। जब इसने भी 19 में पूछा तो उसने भी पूछा, दुर्ग ने जब 21 में पूछा तो सरगुजा ने भी 21 में पूछा, ठीक है। और दुर्ग ने भी 19 में पूछा था, नीचे दिखाया है यहाँ पर डेट में। तो ये चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर ना ये जो लास्ट में लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है कि व्यापार संतुलन अथवा भुगतान संतुलन में क्या अंतर है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। पर टॉप ऑर्डर में मैंने जो 3 ठो बता दिया है वही इम्पॉर्टेंट है। अगला जो इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सामने आता है, वो है आपका मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।
रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी इसको 18 और 21 में पूछा है, बिलासपुर ने भी सेम 18-21 में पूछा है, बस्तर ने भी पूछा है, सरगुजा ने भी 18-20 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन को सभी उठा रहे हैं और विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस यूनिट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, वो चाहे टॉप ऑर्डर के तीनों में से एक आए चाहे ये आए, आना है। तो एक काम करो, ऊपर का एक क्वेश्चन और ये वाला एक क्वेश्चन, ये दो चीज़ को अच्छे से कंठस्थ पढ़ करके जाना। और आगे देखता हूँ बस यहाँ से तो इसका खेल खत्म है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई 4 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब इस 4 में मुद्रा, व्यावसायिक वातावरण, राष्ट्रीय आय, ये तीनों को पढ़ना, इसमें से एक क्वेश्चन फंसना चाहिए। और अगर डर है तो चारों को पढ़ के जाना, फिर यूनिवर्सिटी कोई भी हो इन्हीं में से क्वेश्चन उठाएगी जो आपको 15 नंबर दे के जाएगी। ठीक, आपके लिखने के ऊपर। आगे बढ़ें। ठीक, अब यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 बना ही है इसलिए ताकि आपको बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता और समस्याएं जो होती है बेरोजगारी की, वो सबसे विकास में जो बाधक है वो सबसे आपको रूबरू करवा दिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या या उसको दूर करने के उपाय, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है। मैं इतना समझता हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो ये मत सोचिए आपको इसको रटना पड़ेगा, ये एक समझने का चीज़ है। आप भारत जैसे देश में रह रहे हो जहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी की समस्या विद्यमान है और आप इसको करीब से देखे हो, तो आप खुद से लिख सकते हो कि यहाँ पर गरीबी कितनी है, क्यों है, किस कारण से है, क्यों गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ये अपने मन से आप बिल्कुल फेंक सकते हैं कि निबंध का विषय है। तो अगर मैं नहीं भी बताऊँ तब भी इसको पढ़ना, तो इसको काउंट नहीं करूँगा लेकिन ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसी तरह से भारत में गरीबी, गरीबी क्या है, गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, गरीबी के लिए जो चक्र होता है जिसमें गरीब और गरीब होते हैं उसको समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन मैं काउंट नहीं करूँगा लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ना ही है और इसके बारे में आपको लिखना है। पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ने से आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आप अपने मन से बहुत कुछ इसमें फेंक सकते हैं, लेकिन सटीक अगर आपको लिखना है तो एक बार आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ दोनों में से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन चांसेस सभी अगर नीचे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनके होते हैं। आगे आते हैं। हाँ, सामाजिक अन्याय से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब चूँकि भारत में ये सभी समस्याएँ मूल रूप की समस्याएँ थी जो अभी समाप्त होते जा रही है, लेकिन इन समस्याओं को हम भुला नहीं सकते, इतिहास है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं सरगुजा ने लेटेस्ट 22 में पूछा है, 19 में भी पूछा था, रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी 19 में पूछा है, दुर्ग ने 18 में पूछा है, बस्तर ने 17 में पूछा है, सरगुजा ने फिर से 18 में पूछा है। तो देखिए जो बच्चे सरगुजा यूनिवर्सिटी के हैं ना, वो इसको मत छोड़ना। ये सरगुजा वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 20-21 में ना पूछ करके 22 में पूछा है। तो जब ये 18-19 में रिपीट कर सकती है तो ठीक 2 साल बाद 22-23 के लिए भी रिपीट कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों जो सरगुजा यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए। तो इसको मैं ग्रीन में टिक लगा देता हूँ, ब्लू में, कि ये सरगुजा यूनिवर्सिटी के लिए है बोल करके, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको, इनको पढ़ लेना। देखिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपका क्षेत्रीय संतुलन क्या है। क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के उपाय ये पूछा ही जाता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक। भारत में मुद्रा प्रसार, मुद्रा प्रसार का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा ने। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो ये मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन हुए, 2-3 क्वेश्चन। मुद्रास्फीति भी वही है। अब देखिए, अब अगर ऐसा लिख दिया है कि मुद्रास्फीति के बारे में जिक्र किया गया और आपने नहीं देखा है तो ऐसा मत सोचे कि नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना है, ये भी आ सकता है, ठीक है। मतलब दोनों सेम है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है इसमें औद्योगिक रुग्णता बनता है। तो अब वो 3 क्वेश्चन जो आपको पढ़ना चाहिए वो है औद्योगिक रुग्णता और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आता है, इसको कमज़ोर नहीं समझना। औद्योगिक रुग्णता, मुद्रास्फीति, और ऊपर में क्या था, हाँ, ये भारत में बेरोजगारी और गरीबी, ठीक।
ये 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन मत छोड़ना। और ये 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फिर से 15 नंबर और दे करके जाएगी, तो 15-15 आपका 30 नंबर होगा। ठीक है। आ रहा है यूनिट 3 में मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को समझाइए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर ने देखो 18-21 में लेटेस्ट में पूछा है, 23 में आ सकता है। तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना। और दुर्ग के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिलासपुर ने तो लगातार पूछा, देखो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्वेश्चन को पूछा ही है। राजकोषीय नीति ये भी उसी से संबंधित है, अलग नहीं है, थोड़े से अंतर है। ये दोनों एक ही होते हैं, मैं दोनों को साथ में पढ़ता था, ये दोनों को पढ़ लेना। देखो उसके बाद इसी को ही पूछा है 19 और 22 में। अब 23 के लिए अगर आप पूछना चाहें तो वो ऊपर वाला हो सकता है बिलासपुर के लिए, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा पर्टिकुलर किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रविशंकर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ बिलासपुर में तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति की प्रमुख बातों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो कि बिलासपुर ने 17 में टच किया था। सरगुजा ने इसको 2 बार पूछ दिया लगातार, तो सरगुजा के बच्चे इसको भी पढ़ के जाना, ये आपके लिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर ने भी इसको 2 बार टच किया है, 17 के बाद 18 छोड़ करके 19। अब अभी आ सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा भी। तो रविशंकर के बच्चे, बस्तर के बच्चे, आप सभी इनको पढ़ लेना। और औद्योगिक नीति 1991, ये तो चुनिंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछी जाती है, सभी नहीं पूछते। जैसे कि केवल एक बार पूरे सालों में केवल एक बार सरगुजा ने पूछा है, 20 में दुर्ग ने पूछा है और 21 में इसने पूछा है। इसको तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा क्योंकि बिलासपुर ने इसको टच भी नहीं किया आज तक। हाँ, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि हर बार क्या मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर ट्राई करते हैं जिसको कभी नहीं पूछा और उनको बच्चे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लाइसेंस नीति है और लाइसेंस नीति इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इसको पढ़ के आप जाना। अगला जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं उसकी ओर बढ़ता हूँ। निजीकरण का क्वेश्चन महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट 2 या 3 चल रहा है उसके अंतर्गत। हाँ, 3 चल रहा है। निजीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी है। ये दोनों ही आपको पढ़ना है एक साथ समझ करके, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मेरे ख्याल से ख़त्म, बस। तो वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, औद्योगिक नीति तो बहुत कम चांस है। ठीक, 25 नंबर का क्वेश्चन और 26 दोनों साथ में पढ़ना। और यहाँ से निजीकरण और वैश्वीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। और बाकी जिनकी यूनिवर्सिटी हर बार एक अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि सरगुजा और रायपुर को मैंने देखा है अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बस्तर सरगुजा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्राई करती हर साल तो यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ के जाना चाहिए, जो बच्चे बिलासपुर के नहीं हैं। बिलासपुर क्या करती है, जिस क्वेश्चन को पूछ रही है लगातार उन्हीं को पूछती है, नया ट्राई नहीं करती। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी ट्राई करती है, तो ये 2 क्वेश्चन उन यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ के जाना है जिनकी यूनिवर्सिटी हर साल एक नया क्वेश्चन उठाती है, खास करके रायपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे बढ़ें यूनिट 4 की ओर। ठीक, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता या सफलताएं विफलताएं को बताइए, ये क्वेश्चन आता है, तो इतना पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है सब यूनिवर्सिटी के लिए। फिर 22 में पूछा है कि नहीं पूछा उसको मत देखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना मत पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम चांस है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछने को, क्योंकि एक डाटा के क्वेश्चन है। डाटा के क्वेश्चन अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, जैसे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा की मुख्य विशेषताओं और उसमें अंतर को समझाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटेस्ट में बिलासपुर ने 22 में पूछा भी है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं पिछले साल बनाया रहता है तो बच्चों को जल्द हो जाता। तो वही है कि जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रूप में टच कर रहा हूँ ना, वो उसको पूछता भी है यूनिवर्सिटी, है ना। देखिए दुर्ग ने भी 22 में पूछा है ना।
अधिकतर यूनिवर्सिटी देखो सरगुजा ने भी पूछा है, अधिकतर यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को टच किया है, तो आप सभी को पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, होता है 5 में 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो पिछले साल भी पूछा और इस साल भी पूछेगा। ठीक है, चलो हो क्या, इंपॉर्टेंट पता चला, आगे बढ़ते हैं। बस खत्म। ठीक, तो अगला है आपका नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, बस इतना ही पढ़ लेना, इसका खेल खत्म। अब 5वें में आते हैं, 5वें यूनिट में आपका होता है नहीं, इसको तो इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा। विश्व व्यापार की प्रवृत्ति एवं विकासशील देशों की समस्याओं पर निबंध, ये चांसेस है आने के, बहुत चांसेस है, खास करके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को टच करती है। ठीक है, फ़ोन आ रहा है मेरे में, लास्ट टॉपिक में ही हूँ मैं, तो ख़त्म कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका गैट से आप क्या समझते हैं, गैट से आने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर है व्यापार संगठन संरचनात्मक ढांचे को संक्षेप में बताइए, ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार जो उसी में शामिल है शायद, हाँ, WHO को भी पूछता है उसी के माध्यम से। विश्व बैंक के क्वेश्चनों को बाकी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, क्योंकि लेटेस्ट में जिनकी यूनिवर्सिटी ने पूछा है उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी बिलासपुर के लिए तो मैं बहुत कम चांस से कहूँगा, बाकी के बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इनकी यूनिवर्सिटी बार बार इस क्वेश्चन को टच कर रही है इसलिए। ठीक, तो ये रहे वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िए अच्छे से, पढ़िए अच्छे से, समझिए, समझ करके जाइए, बिल्कुल निबंध की तरह सबको फेंक करके आइए। ठीक है, तो आई होप आपकी बहुत सहायता होगी इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी PDF के थ्रू मैं आपको बताऊँ, वो PDF मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, वहाँ से जा कर के ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम में और डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेलीग्राम का नाम चैनल के नाम पे इंडिया SWAPT, और लिंक यूट्यूब में डाला हुआ है, साइड में आपको सबसे लास्ट में अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीकली बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।